Good morning, students. We have discussed several forms of business organization. First, we have discussed sole proprietorship, then HUF, that is Hindu Undivided Family Business, then partnership, then cooperative society. Now, we are going to learn about joint stock company. Before starting this joint stock company, first we should know about what is shares. You heard about company and you heard also about shares. What is shares? Shares is a very small part of a capital. The capital which is invested in any business. For example, the capital is invested 1 lakh. Then the small part of this capital, whole capital, is known as shares. For example, 5,000 or 500. So the small part, the very small part of whole the capital which is invested in a business is known as shares, and the person who hold these shares is known as shareholders. So what is company? Company is an artificial person and it should be registered under the Companies Act 2013 or previous Companies Act 1996. It is an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. It has a legal status which is dependent to their members or to the partners of the company. अगर हम कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे माइंड में शेयर्स जो कि कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा होता है. अभी हमने आपको बताया पूरी कैपिटल जो बिज़नेस में इन्वेस्ट हुई है उसमें का सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो हमारा शेयर कहलाएगा. शेयर्स को जो होल्ड करते हैं, इनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको शेयर होल्डर्स हम बोलते हैं. उन शेयर होल्डर्स के पास कंपनी से रिलेटेड सारे राइट्स, सारे पावर्स होते हैं. इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को भी इलेक्ट करने का, चुनने का, चूज़ करने का डिसीजन पावर किसके अंदर होता है? शेयर होल्डर्स में. अब डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा किस पर्सन ने होल्ड करके रखे हुए हैं. तो वो पर्सन जो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स सोल्ड किया होगा उसने, वो शेयर होल्डर्स उसको ज़्यादा राइट होगा. ऐसे तो सारे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे. तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की अपनी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. लेकिन इसकी अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक लीगल स्टेटस होता है. लीगल स्टेटस इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज़ एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज़ एक्ट 1996 में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी इसका होता है. तो ये लीगल्स का स्टेटस होता है जो कि डिपेंडेंट होती हैं अपने मेंबर्स पे, अपने शेयर होल्डर्स पे. और इनका परपेचुअल सक्सेशन हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी कंपनी में किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई आगे का शेयर्स का मनी नहीं पे कर पा रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी में क्लोज या डिज़ोल्व नहीं होती है. इसकी आगे कंटिन्यूएशन में वो चलती रहती है. और कॉमन सील इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट का और एक्ट, क्योंकि कंपनी जो है किसी ना किसी एक्ट में ये इंक्लूड हो रही है, रजिस्टर्ड है, तो इस वजह से गवर्नमेंट का भी इसमें पार्टीशन होता है, गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. तो कंपनी की डिफिनेशन आप याद कर लीजिए. इसको याद करना बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा तो अपने आप याद हो जाएगी. लेकिन इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, कोई कंपनी के बारे में पूछे तो एक लाइन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन and it should be registered in Companies Act 2013. It has a separate legal entity. Separate legal entity हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लीगल स्टेटस में आ रहा है, ये एक्ट के में इंक्लूड होगा. सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह या HUF की तरह हमारे ये किसी एक्ट में नहीं आता है. HUF का तो एक्ट भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं है. डिसीजन या जो भी लायबिलिटी होती है वो अपने पे ही बियर करता है, कोई थर्ड या सेकंड पार्टी आकर उससे नहीं करेगी. तो कंपनी को इसीलिए हम कहते हैं
separate legal entity, perpetual succession and a common seal. शेयर होल्डर्स के जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या CEO होंगे। तो कंपनी के जो भी ओनर्स होते हैं उनको कंट्रोल होता है पूरी बिजनेस का, पूरी कंपनीज पे, ताकि वो कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सनस को इलेक्ट करेंगे, वही चूज़ करेंगे, और एट लास्ट कंपनी में शेयर्स की या तो परचेजिंग होगी और या तो सोल्डिंग होगी, या वो कोई बाहर का बंदा, अदर पर्सन उसको परचेज करेगा और या तो सोल्ड करेगा। एक बार कंपनी के शेयर्स निकले, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पर शेयर, तो जिस टाइम उस शेयर की रुपीज़ लो रहेगा, जैसे ही निकला, तो पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़, तो उसमें हम देखेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो कंपनीज़ के जब शेयर्स निकलते हैं तो जनरल पब्लिक क्या करती है? उस शेयर्स को ख़रीद लेती है, या शेयर होल्डर्स ही उस कंपनी के शेयर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को ख़रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स को ख़रीदेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पावर्स, उनके राइट्स उस कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा हो जाएंगे। शेयर्स को उन्होंने ख़रीद लिया, अब जब कभी उस शेयर्स के रेट्स हाई होंगे तो वो फ़ौरन उस शेयर्स को कंपनी से को वापस कर देंगे और इन रिटर्न उनको उतना मनी मिल जाएगा। तो ये होता है कंपनी में शेयर्स की परचेजिंग और सोल्डिंग। तो ये था आपका इंट्रो। लेट्स सी फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। So, if we talk about the features of joint stock company, first we have artificial person. Why we said company is a artificial person? Because it has no physical existence, no body, no soul, means it cannot eat, it cannot see, it cannot run, because it has no physical existence. इनकी कोई अपनी बॉडी या कोई अपना सोल नहीं होता है, इनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। कहते हैं ना, ये चीज़ किसकी है? ये कंपनी की है, इसको हमें लौटाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का है। तो ये एक नेचुरल पर्सन की तरह इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने एक डेट्स होते हैं, अपने क्रेडिटर्स होते हैं, अपने डेटर्स होते हैं, अपना मनी होता है, अपना एक रेप्यूटेशन, एक पहचान होती है मार्केट में, अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए हम इससे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इनका एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह अपने डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स ज़रूर हैं। नेक्स्ट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जहाँ लीगल वर्ड यूज़ होता है, इट मीन्स कि हम इसे ओनर्स से, कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनीज़ एक्ट 2013 में रजिस्टर होना कंपल्सरी है, इसलिए ये ओनर्स से हट के है। ओनर्स को कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज़ का बिल्कुल भी कोई राइट नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी एक इन द आइज़ ऑफ लॉ एक पहचान है, एक एग्जिस्टेंस है। थर्ड वी हैव फॉर्मेशन। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह या HUF या पार्टनरशिप की तरह इजी फॉर्मेशन इसका नहीं होता है। इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के खुद की इंक्लूड होते हैं, प्लस इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इसमें सबमिट होते हैं। लीगल प्रोसेस होता है, बहुत सारे लेंदी फंक्शंस होते हैं, प्लस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा अदर एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन अभी हमने आपको मीनिंग में भी, डिफिनेशन में भी बोला। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस मीन्स कि इन केस अगर किसी मेंबर्स की, कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वो फिर कभी ऐसे सिचुएशन में कि कंपनी में नहीं आ पा रहा है,
या वो शेयर्स के अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तो इससे कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, जो शेयर्स के पैसे वो जो शेयर्स वो ले चुका है उसको वो फोरफिट कर लेगी, वो वापस ले लेगी। अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें कंपनी से, शेयर्स से रिलेटेड हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि परपेचुअल सक्सेशन मीन्स होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस पर कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, वो लॉन्ग प्रोसेस में कंटिन्यूसली रन करती है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल पूरी तरीके से जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनका कंपनी का जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होता है, उनका होता है। नेक्स्ट ओनर्स का होता है। ओनर्स का और मैनेजमेंट का पूरी तरीके से बिजनेस पे, कंपनी पे कंट्रोल होता है। ओनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करेंगे। शेयर होल्डर्स ओनर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या वो शेयर होल्डर्स जो डेली टू डेली बिजनेस के या कंपनीज की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कंपनी के ओनर्स। और वही ओनर्स कंपनी को कंट्रोल भी करेंगे, पूरी तरीके से मैनेज, कंट्रोल उनका कंपनी पे रहेगा। नेक्स्ट इज़ लायबिलिटी। यहाँ सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। क्यों लायबिलिटी लिमिटेड होगी? क्योंकि जितना भी कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हर एक पर्सन, वो सिर्फ उतने ही कैपिटल के लिए लायबल होगा। अब उस कैपिटल से ज़्यादा अगर लॉस होता है कंपनी को, तो किसी को ये राइट नहीं है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड करके उस लॉस को बियर करें। इसीलिए यहाँ पर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस पॉइंट को आप चाहें तो आप मेरिट्स में भी लिख सकते हैं, यही चीज़ें आपकी मेरिट्स में भी बन जाएंगी। नेक्स्ट इज़ कॉमन सील। सो नेक्स्ट वी हैव कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस हैं इसके। अगर कंपनी कॉमन सील है तो इट मीन्स के मेंबर्स की वहाँ क्या है? लिमिटेशन है। इट मीन्स कि मेंबर्स की वहाँ एक पर्टिकुलर नंबर उन्होंने करके फिक्स्ड करके रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा मेंबर्स हम इसमें नहीं करेंगे, तो ये हो गया कॉमन सील। और अगर कॉमन सील नहीं है तब क्या होगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो ओनर्स हैं वो कंपनी के, वो जब तक साइन नहीं करेंगे पेपर्स पे या डॉक्यूमेंट्स पे, तब तक कोई भी मेंबर कंपनी का इंक्लूड नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ रिस्क बियरिंग। रिस्क बियर कौन करेगा? अभी हमने बोला कि जो मेंबर्स होंगे कंपनी के, जो वर्क कर रहे होंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन यहाँ रिस्क फिर बियर कौन करेगा? The owners of the company, the shareholders of the company will bear the risk. जब भी कभी हैवी लॉस होगा या कोई रिस्क होगा, हैवी रिस्क, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि where there is a business there is a risk always involved। तो यहाँ रिस्क कौन बियर करेगा? जो कंपनी, जिनके पास कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के लॉसेस को, हैवी लॉसेस को और रिस्क को बियर करेंगी। तो यहाँ क्या होता है? अलग अलग शेयर होल्डर्स में और अलग अलग ओनर्स के बीच रिस्क बढ़ जाता है, कंट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसका जो लॉस होने वाला होता है वो भी कम हो जाता है। लास्ट वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ शेयर होल्डर्स के को ये राइट भी होता है कि वो शेयर्स जो कंपनी के उनके पास हैं, वो शेयर्स वो किसी भी ओपन मार्केट में जाकर किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो उनके पास शेयर्स हैं, अगर वो उनका अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ओपन मार्केट में जाकर वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। अपनी जो राइट थे उस शेयर्स पे, वो उस राइट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओपन मार्केट में करें या स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, पहली बात तो ये ऐसा सिचुएशन में वो करेंगे जब वो शेयर्स के पैसे देने में मतलब उस पैसे को वो दे नहीं पाएंगे तब, और या तो फिर वजह ये हो सकती है कि उस शेयर्स के मार्केट में जो प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, वो हाई हो चुके हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? शेयर्स बॉट एंड सोल्ड होता है,
शेयर्स के प्राइसेस, शेयर्स के कंपनी के ज़्यादा शेयर्स लोगों ने लेकर रख लिया और जब भी उसके रेट्स हाई होते हैं तो वो बेच देते हैं और उनके पास इन रिटर्न प्राइस आ जाते हैं। तो यही होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज में भी यही चीज़ें होती हैं। तो आसानी से यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स हाई रेट पे या जब भी चाहे ओपन मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में सोल्ड करके या ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।